गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। आज वन चैप्टर स्कीम का 5वां दिन और आज हम शुरुआत करेंगे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु। साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर? साझेदार की निवृत्ति किसे कहते हैं? When a partner leave from the firm, when a partner leave from the firm is called retirement of a partner. जब कोई साझेदार फर्म छोड़कर चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? साझेदार की निवृत्ति। When a partner leave from the firm is called retirement of a partner. जब कोई साझेदार फर्म छोड़कर चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? साझेदार की निवृत्ति कहते हैं, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अब देखिए, इसमें सबसे मेन चीज़ आती है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। पहला क्वेश्चन बनता है, साझेदार की निवृत्ति के कारण बताइए। राइट द कॉजेज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। साझेदार की निवृत्ति के कारण बताइए। राइट द कॉजेज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। लिख लिया क्वेश्चन? एक पार्टनर फर्म से अलग क्यों होता है? पार्टनर इज रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। एक साझेदार फर्म से अलग क्यों होता है, क्या कारण है उसके? लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 1, ओल्डन एज, वृद्धा अवस्था। पॉइंट नंबर 1, ओल्डन एज, OLDEN, ओल्डन, गोल्डन। पॉइंट नंबर 1, ओल्डन एज, वृद्धावस्था। लिख लिया। पॉइंट नंबर 2, सीरियस डिसीज, गंभीर बीमारी। पॉइंट नंबर 2, सीरियस डिसीज, गंभीर बीमारी। पॉइंट नंबर 3, डिस्प्यूट, मतभेद, लड़ाई झगड़े, है ना, मतभेद, डिस्प्यूट। पॉइंट नंबर 3, डिस्प्यूट, मतभेद। पॉइंट नंबर 4, अनसाउंड माइंड, अस्वस्थ मस्तिष्क। पॉइंट नंबर 4, अनसाउंड माइंड, अस्वस्थ मस्तिष्क। ब्रैकेट में लिखते हैं MAD, मेड, पागल। अस्वस्थ मस्तिष्क, अनसाउंड माइंड। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, इंसॉल्वेंट, दिवालिया। इंसॉल्वेंट, दिवालिया। बेटा दिवालिया किसको बोलते हैं? व्हाट डू मीन बाय इंसॉल्वेंट? व्हेन द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन इज मोर देन देयर एसेट्स। व्हेन, क्या बोलते हैं बेटा, दिवालिया किसको बोलते हैं? वहाँ आपको एग्जाम में खाली पॉइंट लिखना है ना, वो तो मैं समझा रहा हूँ आपको। व्हेन लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन इज मोर देन देयर एसेट्स, जब किसी व्यक्ति के दायित्व ज़्यादा होते हैं और संपत्तियाँ कम होती हैं। इन दिस कंडीशन
ही इज अनेबल टू पे देयर ऑल द लाइबिलिटीज, ऐसी दशा में वह अपने समस्त दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। सच टाइप ऑफ पर्सन बिकेम इंसॉल्वेंट। इस प्रकार के व्यक्ति को दिवालिया कहते हैं। ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गया। अगला पॉइंट लिखो, अवैधानिक कार्यों में लिप्त, इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज। अवैधानिक कार्यों में लिप्त, इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज, 2 नंबर के काम करता है। इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज, अवैधानिक कार्यों में लिप्त। लिख लिया। उसके बाद लिखो, सिटीजन ऑफ एनिमी कंट्री, शत्रु देश का नागरिक। सिटीजन ऑफ एनिमी कंट्री, शत्रु देश का नागरिक। सिटीजन ऑफ एनिमी कंट्री, शत्रु देश का नागरिक। ऐसे और भी कई हो सकते हैं, आपको 5-6 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, इतने हो गए। ओके, तो ये क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर? साझेदार की निवृत्ति किसे कहते हैं? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर? साझेदार की निवृत्ति के कारण बताओ। तो क्या बोलते बेटा, जब कोई साझेदार फर्म छोड़कर चला जाता है तो उसे साझेदार की निवृत्ति कहते हैं। व्हेन ए पार्टनर लीव फ्रॉम द फर्म इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, कॉजेज ऑफ रिटायरमेंट, निवृत्ति के कारण बता दिया आपको। पॉइंट नंबर 1, ओल्डन एज, वृद्धावस्था। सेकेंड, सीरियस डिसीज, गंभीर बीमारी, जस्ट लाइक पैरालिसिस, ब्रेन कैंसर, ब्रेन एमरेज, लकवा मार जाना, है ना, ब्रेन एमरेज हो जाना, मतलब मस्तिष्क संबंधी बीमारी, कैंसर हो जाना। ये तीसरा डिस्प्यूट बताया, मतभेद। चौथा बताया अनसाउंड माइंड, अस्वस्थ मस्तिष्क मतलब पागल। पांचवा बता दिया आपको इंसॉल्वेंट, दिवालिया। छठा बता दिया इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज़, अवैधानिक कार्यों में लिप्त। सातवां बता दिया आपको सिटीजन ऑफ एनिमी कंट्री, शत्रु देश का नागरिक। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका क्या चीज़, व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर? साझेदार की निवृत्ति किसे कहते हैं? और व्हाट आर द कॉज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर? साझेदार की निवृत्ति के कारण। ठीक है, अब बात आती है, जब कोई पार्टनर आया था तो वो पैसा लेकर आया था, क्या क्या, कैपिटल और प्रीमियम का पैसा। अब जब जाएगा व्यापार से तो पैसे लेके जाएगा। एक क्वेश्चन लिख लो, हाउ अमाउंट पेबल, निवृत्त साझेदार को देय राशि की गणना, हाउ अमाउंट पेबल टू रिटायर पार्टनर इज कैलकुलेटेड। निवृत्त साझेदार को देय राशि की गणना किस प्रकार की जाती है? हाउ अमाउंट पेबल टू रिटायर पार्टनर इज कैलकुलेटेड। निवृत्त साझेदार को देय राशि की गणना किस प्रकार की जाती है? हाउ अमाउंट पेबल टू रिटायर पार्टनर इज कैलकुलेटेड। हाउ अमाउंट पेबल टू रिटायर पार्टनर इज कैलकुलेटेड। निवृत्त साझेदार को देय राशि की गणना किस प्रकार से की जाती है? लिखिए इसमें आंसर में। पॉइंट नंबर फर्स्ट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाते का शेष। जाने वाले पार्टनर को हम क्या क्या देंगे वो बता रहे हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाते का शेष। नंबर सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। पॉइंट नंबर सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। पॉइंट नंबर थर्ड, अमाउंट ऑफ रिजर्व्स एंड फंड्स, अमाउंट ऑफ रिजर्व्स एंड फंड्स, संचय एवं कोष की राशियां।
संचय एवं कोष की राशि, अमाउंट ऑफ रिजर्व्स एंड फंड्स, संचय एवं कोष की राशि, अमाउंट ऑफ रिजर्व्स एंड फंड्स। चौथा पॉइंट, अमाउंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम की राशि या ख्याति की राशि बोलते हैं। अमाउंट ऑफ गुडविल या अमाउंट ऑफ प्रीमियम एक ही बात है। अमाउंट ऑफ प्रीमियम, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, पुनर्मूल्यांकन खाते का लाभ, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, पुनर्मूल्यांकन खाते का लाभ, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लिख दिया। अगला लिखिए प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, मृत्यु की तिथि तक का लाभ, मृत्यु की तिथि तक का लाभ, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, मृत्यु की तारीख तक का लाभ, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, संयुक्त जीवन बीमा की राशि, अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, संयुक्त जीवन बीमा की राशि, अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, संयुक्त जीवन बीमा की राशि। संयुक्त जीवन बीमा की राशि, अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। उसका दाखला लिखिए पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, साझेदारों का पारिश्रमिक, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, REMUNERATION, रेम्यूनरेशन, REMUNERATION, रेम्यूनरेशन, साझेदारों का पारिश्रमिक, जैसे जस्ट लाइक, सैलरी, कमीशन एसेट्रा, जैसे वेतन, कमीशन आदि। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन हो गया, साझेदारों का पारिश्रमिक। अमाउंट ऑफ प्रीमियम पहले लिखवाई दिया आपको, ख्याति की राशि, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ हो गया। ठीक, कितने 7-8 पॉइंट हो गए होंगे। अब पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखो उपरोक्त में से फॉलोइंग आइटम्स विल बी, उपरोक्त में से निम्न मदे घटाएंगे। फॉलोइंग आइटम्स विल बी डिडक्टेड, फॉलोइंग आइटम्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द अबाउ, उपरोक्त में से निम्न मदे घटाएंगे। फॉलोइंग आइटम्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द अबाउ, उपरोक्त में से निम्न मदे घटाएंगे। क्या क्या घटाते हैं लिखो। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर 1, आहरण की राशि, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, आहरण की राशि। पॉइंट नंबर सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज। पहला था आहरण की राशि, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, सेकेंड हुआ आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज। तीसरा पॉइंट होगा रीवैल्यूएशन लॉस, रीवैल्यूएशन लॉस, पुनर्मूल्यांकन खाते की हानि, रीवैल्यूएशन लॉस। तीसरा, थर्ड हुआ पुनर्मूल्यांकन खाते की हानि।
रिवैल्यूएशन लॉस 3 हो गए। चौथा, पार्टनर्स लोन, साझेदार का ऋण। चौथा होगा पार्टनर्स लोन, साझेदार का ऋण, इफ इट इज टेकन फ्रॉम फर्म, यदि ऋण फर्म से लिया गया हो तो। इफ लोन टेकन फ्रॉम फर्म, यदि ऋण फर्म से लिया गया हो। 4 पॉइंट लिख लिए। फिर पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए शेष राशि, रिमेनिंग अमाउंट, शेष राशि निवृत्त साझेदार को। रिमेनिंग अमाउंट इज पेबल टू द रिटायर पार्टनर। शेष राशि निवृत्त साझेदार को, या रिमेनिंग अमाउंट इज पेबल टू द रिटायर पार्टनर और नॉमिनी ऑफ डिसीज पार्टनर या डेथ पार्टनर। शेष राशि निवृत्त साझेदार को या मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को दी जाएगी। रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेबल टू द रिटायर पार्टनर और डेथ ऑफ ए न्यू पार्टनर, ये और नॉमिनी ऑफ ए डिसीज पार्टनर और डेथ पार्टनर। शेष राशि निवृत्त साझेदार को या मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को दी जाएगी। हाँ, 4 नंबर 5 नंबर में आता है बेटा ऐसा प्रश्न। सम के और में आएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। थ्योरी भी आपका उद्धार कर देगी, बेड़ा पार कर देगी। बहुत अच्छे परसेंटेज लेकर पास होंगे अगर आपने इस थ्योरी का क्लास पर भी ध्यान दे दिया तो। कहा जाता है बेटा, डूबते को तिनके का सहारा, थ्योरी। ठीक है ना, सबको थ्योरी पे तो बेस रहना ही पड़ेगा। सवाल अपनी जगह है पर थ्योरी का इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। ठीक है, तो ये मैंने कराया कि हाउ पहला क्वेश्चन कराया था मैंने, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, राइट द कॉजेज ऑफ, ये व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, राइट द कॉजेज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। पहला प्रश्न कराया साझेदार की निवृत्ति किसे कहते हैं, निवृत्ति के कारण बताइए। सेकंड क्वेश्चन कराया है हाउ अमाउंट पेबल टू रिटायर पार्टनर इज कैलकुलेटेड, निवृत्त साझेदार को देय राशि की गणना किस प्रकार से की जाती है। हाउ अमाउंट पेबल टू रिटायर पार्टनर इज कैलकुलेटेड, निवृत्त साझेदार को देय राशि की गणना किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, 2 प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन, write the various methods of payment to the retired partner। निवृत्त साझेदार को दी जाने वाली explain the various methods of payment to the retired partner। निवृत्त साझेदार को दी जाने वाली राशि या निवृत्त साझेदार को भुगतान किन किन विधियों से किया जा सकता है। एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ पेमेंट टू द रिटायर पार्टनर। निवृत्त साझेदार को भुगतान किन किन विधियों से किया जा सकता है। लिखिए आंसर में। पॉइंट नंबर फर्स्ट, रोकड़ भुगतान विधि या नगद भुगतान विधि, कैश पेमेंट मेथड। फर्स्ट आ गया आपका कैश पेमेंट मेथड, नगद भुगतान विधि या रोकड़ भुगतान विधि। किसको कहेंगे बेटा, कैश पेमेंट मेथड, नगद भुगतान विधि।
इसमें लिखेंगे एरो लगाकर, इफ यदि निवृत्त साझेदार को भुगतान करने के लिए इफ सफिशिएंट कैश इज अवेलेबल इन द बिजनेस, यदि निवृत्त साझेदार को भुगतान करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो, इफ सफिशिएंट कैश इज अवेलेबल फॉर पेमेंट टू द रिटायर पार्टनर इन कैश, रिटायर पार्टनर, if sufficient cash is available for payment to the retired partner, then तो यदि निवृत्त साझेदार को भुगतान करने के लिए पर्याप्त नगद राशि व्यवसाय में उपलब्ध हो तो, if sufficient cash is available in the business for payment to the retired partner, in this condition, तो ऐसी दशा में अमाउंट पेड टू द रिटायर्ड पार्टनर इन कैश फॉर्म, इन दिस कंडीशन अमाउंट पेड टू रिटायर्ड पार्टनर इन कैश फॉर्म, यदि निवृत्त साझेदार को भुगतान करने के लिए पर्याप्त नगद राशि उपलब्ध हो तो भुगतान नगद में किया जाता है, कैश में। ये था आपका नगद भुगतान विधि या रोकड़ भुगतान विधि, कैश पेमेंट मेथड। सेकंड, लोन मेथड, ऋण विधि। लोन मेथड, ऋण विधि। लोन मेथड किसको लेंगे? यदि निवृत्त साझेदार को भुगतान करने के लिए इफ sufficient cash is not available in the business, यदि निवृत्त साझेदार को भुगतान करने के लिए पर्याप्त धनराशि, if sufficient cash is not available in the business for payment to the retired partner, यदि निवृत्त साझेदार को भुगतान करने के लिए पर्याप्त धनराशि व्यवसाय में उपलब्ध न हो, if sufficient cash is not available for payment to the retired partner, in this condition, यदि निवृत्त साझेदार को भुगतान करने के लिए पर्याप्त नगद राशि उपलब्ध न हो तो then amount payable to retire partner is transferred to his loan account. Then amount payable to retire partner is transferred to his loan account. तो निवृत्त साझेदार को देय राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित की जाती है। निवृत्त साझेदार को देय राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित की जाती है। अमाउंट पेबल टू रिटायर पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। निवृत्त साझेदार को देय राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित की जाती है। ऑन विच, जिस पर, अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस पर उसे एक निश्चित दर से ब्याज भी दिया जाता है। ऑन विच a certain rate of interest is also provided to him, तथा उस पर एक निश्चित दर से ब्याज भी दिया जाता है। ठीक है, पहली मेथड बताई मैंने आपको, रोकड़ भुगतान विधि, नगद भुगतान विधि, कैश पेमेंट मेथड। दूसरी बताई लोन मेथड, ऋण विधि। और तीसरी सबसे मेन है, वो अलग से भी क्वेश्चन आता है, थर्ड है एन्युटी मेथड, वार्षिकी पद्धति या वार्षिकी विधि, एन्युटी मेथड, ANNUITY, एन्युटी मेथड। वार्षिकी पद्धति,
बेटा ये एन्युटी मेथड क्या होता है, लिखो इसमें, इन दिस मेथड, इस विधि में अमाउंट पेबल टू रिटायर पार्टनर, निवृत्त साझेदार को देय राशि, इन दिस मेथड, इस विधि में अमाउंट पेबल टू रिटायर पार्टनर, निवृत्त साझेदार को देय राशि एक अलग से खाते में हस्तांतरित की जाती है, एक अलग से खाते में हस्तांतरित की जाती है। इन दिस मेथड अमाउंट पेबल टू रिटायर पार्टनर इज ट्रांसफर टू ए सेपरेट अकाउंट। अमाउंट पेबल टू रिटायर पार्टनर इज ट्रांसफर टू ए सेपरेट अकाउंट। निवृत्त साझेदार को दी राशि एक अलग से खाते में हस्तांतरित की जाती है, ऑन विच, जिस पर अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस पर एक निश्चित दर से, ऑन विच अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो डिपॉजिटेड, जिस पर एक निश्चित दर से ब्याज भी जमा किया जाता है, ऑन विच a certain rate of interest is also credited या also deposited, जिस पर एक निश्चित दर से ब्याज भी जमा किया जाता है। लिख लिया, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, एवरी ईयर, प्रति वर्ष, एवरी ईयर, प्रति वर्ष, ऑन ए सर्टेन डेट, एक निश्चित तिथि को, एवरी ईयर ऑन ए सर्टेन डेट, प्रति वर्ष एक निश्चित तिथि को एक निश्चित धनराशि, एवरी ईयर ऑन ए सर्टेन डेट अ सर्टेन अमाउंट, प्रति वर्ष एक निश्चित तिथि को एक निश्चित धनराशि प्राप्तकर्ता को, प्राप्तकर्ता को उसकी मृत्यु की तिथि तक दी जाएगी, प्राप्तकर्ता को उसकी मृत्यु की तिथि तक दी जाएगी। एवरी ईयर ऑन ए सर्टेन डेट अ सर्टेन अमाउंट इज प्रोवाइडेड, certain amount is provided to the receiver till the date of his death, till the date of his death, till the date of his death, उसकी मृत्यु की तिथि तक दी जाएगी। लिख लिया, आफ्टर द डेथ ऑफ रिसीवर, प्राप्तकर्ता की मृत्यु के पश्चात, आफ्टर द डेथ ऑफ रिसीवर, प्राप्तकर्ता की मृत्यु के पश्चात, आफ्टर द डेथ ऑफ रिसीवर, प्राप्तकर्ता की मृत्यु के पश्चात, द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट, इस खाते के शेष को, द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज शेयर्ड बाय, इस खाते के शेष को शेष साझेदारों के द्वारा, द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज शेयर्ड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर रेशो, इस खाते के शेष को शेष साझेदारों के द्वारा, इस खाते के शेष को शेष साझेदारों के द्वारा लाभ विभाजन अनुपात में बांट लिया जाता है, लाभ विभाजन अनुपात में बांट लिया जाता है। द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज शेयर्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, ओके। तो बेटा ये मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ, वेरियस मेथड्स ऑफ पेमेंट टू द रिटायर पार्टनर, निवृत्त साझेदार को भुगतान की जाने वाली राशियों की विधियाँ 3 प्रकार से कर सकते हैं।
एक तो कैश पेमेंट मेथड, नगद भुगतान विधि। अगर पर्याप्त पैसा है हमारे पास व्यवसाय में, इफ़ सफिशिएंट कैश इज़ अवेलेबल इन द बिजनेस, तो कैश पेमेंट करेंगे। अगर सफिशिएंट कैश नहीं है, पर्याप्त पैसा नहीं है, तो लोन में शिफ्ट कर देंगे, ऋण विधि। और तीसरा सबसे मेन है एन्युटी सस्पेंस मेथड, वार्षिकी उच्चंत खाता विधि या वार्षिक विधि, एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड वार्षिकी विधि है ना, ठीक, ये आ जाता है आपको। अब देखते हैं एक होता है बेटे, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लूशन ऑफ पार्टनर। EXPULSION, EXPULSION, साझेदार का निष्कासन किसे कहते हैं? निष्कासन, निकाल देना। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लूशन ऑफ ए पार्टनर? साझेदार का निष्कासन किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लूशन ऑफ पार्टनर? साझेदार का निष्कासन किसे कहते हैं? जब कोई साझेदार, आंसर लिखिए इसका, व्हेन अ पार्टनर जब कोई साझेदार साझेदारी अनुबंध के अनुसार कार्य नहीं करता, व्हेन अ पार्टनर नॉट डू द वर्क अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जब कोई साझेदार साझेदारी अनुबंध के अनुसार कार्य नहीं करता, इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करता है, मतलब वो उसको क्या करता है, मानता ही नहीं है, अनुबंध के विरुद्ध काम करता है, अगेंस्ट काम करता है, किसके? एग्रीमेंट के। इफ एनी पार्टनर डू द वर्क अगेंस्ट द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यदि कोई साझेदार अनुबंध के विरुद्ध काम करता है, तो ऐसी दशा में, इन दिस कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी, ऐसी दशा में बहुमत के आधार पर ऐसी दशा में बहुमत के आधार पर उसे लिखित नोटिस देकर फर्म से निष्कासित किया जा सकता है। बहुमत के आधार पर लिखित नोटिस देकर फर्म से निकाला जा सकता है। इफ एनी पार्टनर डू द वर्क अगेंस्ट द पार्टनरशिप डीड, if any partner do work against the partnership deed, in this condition, on the maturity basis, on the majority basis, partner can be terminated. Partner can be terminated by giving a written notice, WRITTN, written notice। आपको रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा ऑन द मेजॉरिटी बेसिस, हो, बहुमत के आधार पर। क्या बोला मैंने? व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर भी बोल सकते हैं इसको, साझेदार का निष्कासन। What do you mean by termination of partner या exclusion of partner? साझेदार का निष्कासन किसे कहते हैं? जब कोई साझेदार साझेदारी अनुबंध के विरुद्ध कार्य करता है। If any partner do the work against the partnership deed,
या नॉट फॉलो द पार्टनर रूल्स रेगुलेशंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यदि कोई साझेदार साझेदारी अनुबंध के विरुद्ध कार्य करता है या साझेदारी अनुबंध का पालन नहीं करता, तो ऐसी दशा में इन दिस कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी, ऐसी दशा में बहुमत के आधार पर ही मे बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द फर्म बाय गिविंग रिटर्न नोटिस। ही शुड बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द फर्म बाय रिटर्न नोटिस। तो उसे लिखित सूचना देकर फर्म से निष्कासित किया जा सकता है, फर्म से निकाला जा सकता है। ठीक है। अब देखते हैं अपन इसके आगे। अब बेटा एक होता है रिटायरमेंट और एक होता है डेथ, एक होता है निवृत्ति और एक होता है मृत्यु। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर? बेटा साझेदार की निवृत्ति तथा साझेदार की मृत्यु में क्या अंतर है? लिखिए क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और डेथ ऑफ ए पार्टनर। साझेदार की निवृत्ति एवं साझेदार की मृत्यु में अंतर बना लो। सीरियल नंबर 20। डेथ मृत्यु। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, टाइम, समय। प्रायः निवृत्ति वर्ष के अंत में की जाती है। जनरली रिटायरमेंट of a partner is done at the end of the year. Generally, retirement of partner is done at the end of the year. सामान्यतः निवृत्ति वर्ष के अंत में की जाती है। Generally, retirement is done at the end of the year. ठीक है, साल के आखिरी में। और death of a partner may be any time mid of the year. Death of a partner may be made any time at mid of the year. बेटा साझेदार की मृत्यु वर्ष में कभी भी हो सकती है। साझेदार की मृत्यु वर्ष में कभी भी हो सकती है। अगला, पोस्टपोन। स्थगित। रिटायरमेंट में लिख लिया पोस्टपोन, स्थगित। It can be postponed up to the end of the year. इसे वर्ष के अंत तक it can be postponed up to the end of the year.
इसे वर्ष के अंत तक स्थगित किया जा सकता है या टाला जा सकता है। इट कैन बी पोस्टपोन्ड अप टू द एंड ऑफ द ईयर। इसे वर्ष के अंत तक टाला जा सकता है। और यहाँ क्या लिखेंगे? इट कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड। इसे टाला नहीं जा सकता। बेटा मृत्यु तो भगवान के हाथ में, जिस दिन चाहेगा उस दिन रोक देगा बेटा। एक मिनट, एक पल, एक सेकंड उसकी आज्ञा के बिना या उसके द्वारा दिए गए समय के बिना कोई भी इंसान धरती लोक पर, पृथ्वी लोक पर नहीं रह सकता। तो इट कैन नॉट बी पोस्टपोन्डेड, इसे टाला नहीं जा सकता, है ना। अगला, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। इसमें क्या होता है बेटा? सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट कैलकुलेटेड। अलग से लाभ हानि की गणना नहीं करनी होती। बिकॉज अलग से लाभ हानि की गणना नहीं करनी होती, क्योंकि निवृत्ति प्रायः वर्ष के अंत में होती है। बिकॉज रिटायरमेंट इज डन मोस्टली एट द एंड ऑफ द ईयर। ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ द रिटायरमेंट इज डन एट द एंड ऑफ द ईयर, then separate profit and loss is not calculated. यदि निवृत्ति वर्ष के अंत में होती है, साझेदार की निवृत्ति वर्ष के अंत में होती है, तो उसे अलग से लाभ हानि खाता रखने की ज़रूरत नहीं होती, ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, मृत्यु की तिथि तक का लाभ निकाला जाता है। प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ इज कैलकुलेटेड। मृत्यु तक की तिथि का लाभ निकाला जाता है। और मृतक साझेदार को एंड डिसीज पार्टनर अलाउड देयर शेयर, मृतक साझेदार को उसका हिस्सा दिया जाता है। बेटा आपको मालूम होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। लाभ हानि खाता सदैव वर्ष के अंत में बनाया जाता, साल के आखिरी में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। लाभ हानि खाता वर्ष के अंत में बनाया जाता है। जब साल के आखिरी में बनाएंगे तो लास्ट में आपको प्रॉफिट या लॉस मालूम पड़ेगा, और कोई बीच में ही नहीं पड़ गया पार्टनर, तो फिर क्या करते हैं? एक अलग से अकाउंट बनाते, P&L अकाउंट। कब तक का? टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, मृत्यु की तिथि तक का। और उसके आधार पर या उसके एवरेज बेस पर फिर उसका शेयर देते हैं टिल द डेट ऑफ डेथ, मृत्यु की तिथि तक का। ठीक। पेमेंट, भुगतान। अगला पॉइंट लिख देंगे, भुगतान, पेमेंट। पेमेंट में यहाँ क्या लिखेंगे? रिटायर हुआ ना, निवृत्त हुआ मतलब मरा तो नहीं। पेमेंट इज मेड टू द रिटायर पार्टनर। भुगतान निवृत्त साझेदार को दिया जाता है। भुगतान निवृत्त साझेदार को दिया जाता है। पेमेंट इज मेड टू द रिटायर पार्टनर। भुगतान
निवृत्त साझेदार को दिया जाता है। पेमेंट इज मेड टू द रिटायर पार्टनर। ठीक है, और इधर क्या लिखेंगे? ये डेथ है, मृत्यु, वो तो निकल लिया, ऊपर गया, अब उसको तो पेमेंट नहीं दे सकते, तो क्या लिखेंगे? पेमेंट इज मेड टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेथ पार्टनर। भुगतान मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को दिया जाता है। पेमेंट इज मेड टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनी ऑफ डिसीज पार्टनर, डेथ पार्टनर। भुगतान मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को दिया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया क्या चीज़, डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु में अंतर। ठीक है, बेटा एक बात ध्यान रखनी है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, तो क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स विल बी चेंज। तो शेष साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात बदलेगा नहीं बदलेगा? क्यों बदलेगा भाई? पहले 3 में प्रॉफिट बट रहा था, ए बी सी, सी रिटायर हो गया, तो अब प्रॉफिट कितने में बटेगा? 2 में, डेफिनेटली, है ना। तो इनका अनुपात परिवर्तन होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी चेंज। बेटा नए साझेदार के प्रवेश पर या निवृत्ति पर, दोनों में लाभ विभाजन अनुपात परिवर्तित होता है ना। थोड़ा सा फर्क है, फर्क क्या है मैं बता दूं। एडमिशन, साझेदार के प्रवेश पर, एडमिशन पर क्या होता है? पुराने पार्टनर को लॉस होता है, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर इन द फेवर ऑफ न्यू। नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने साझेदार अपने लाभ का त्याग करते हैं, किसके पक्ष में? नए साझेदार के पक्ष में। तो वहाँ क्या निकलता है? त्याग अनुपात, वहाँ निकलता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वहाँ क्या निकलता है? त्याग अनुपात निकालते हैं हम, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, त्याग अनुपात एडमिशन में मैंने आपको बताया प्रवेश में कैसे निकलता? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। और यहाँ क्या निकलता है? एक पार्टनर चला गया तो बाकी पार्टनर का प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा। यहाँ निकलता है लाभ अनुपात, गेनिंग रेशियो। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की निवृत्ति पर रिमेनिंग पार्टनर्स प्रॉफिट विल बी इंक्रीजेस, शेष साझेदारों का लाभ बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता भाई? बिकॉज रिटायर पार्टनर लीव देयर शेयर इन द फर्म इन द फेवर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। क्योंकि निवृत्त साझेदार अपना हिस्सा फर्म में शेष साझेदारों के हित में छोड़कर जाता है, तो प्रॉफिट बढ़ता है ना। तो एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ, तो इसमें अक्सर करके क्या निकालते हैं हम? गेनिंग रेशियो निकालते हैं, लाभ अनुपात। लाभ को बोलते हैं नफा, नफा सुना है? नफा नुकसान, प्रॉफिट लॉस। तो एक फार्मूला आता है नफे का अनुपात। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गेनिंग रेशियो। नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात।
न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नए अनुपात में से पुराना अनुपात घटा देते हैं तो क्या आ जाता है, जितना प्रॉफिट हुआ वो आ जाएगा, गेनिंग रेशियो आ जाएगा, नफे का अनुपात आ जाएगा। ठीक, एक प्रश्न बनता है यहां पर, लिख लीजिए क्वेश्चन। त्याग अनुपात तथा नफे के अनुपात में अंतर ज्ञात कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। त्याग अनुपात तथा नफे के अनुपात में अंतर ज्ञात करो। त्याग अनुपात तथा नफे के अनुपात में अंतर ज्ञात करो। डिफरेंशिएट बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। त्याग अनुपात तथा नफे के अनुपात में अंतर ज्ञात करो। डिफरेंशिएट बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। निकालो। कॉलम वही है, सीरियल नंबर, क्रमांक, बेस, आधार, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग अनुपात, गेनिंग रेशियो। नफे का अनुपात। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हमें लिखना चाहिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, मीनिंग। अर्थ, मीनिंग, अर्थ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसको बोलते हैं, त्याग अनुपात किसको बोलते हैं? व्हेन ओल्ड पार्टनर्स, यहां लिखेंगे व्हेन ओल्ड पार्टनर्स लीव देयर शेयर, LEAVE, when old partners leave their share in the favor of new। जब पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में अपने हिस्से का त्याग करते हैं, अपना हिस्सा छोड़ते हैं। जब पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में अपना हिस्सा छोड़ते हैं या अपने हिस्से का त्याग करते हैं तो उसे त्याग अनुपात कहते हैं। When old partners leave their share in the favor of new partner, is called sacrifice ratio। और यहाँ क्या आएगा गेनिंग में? गेनिंग में इसको उल्टा, when a partner retire from the firm, जब कोई साझेदार फर्म से पृथक होता है,
जब कोई साझेदार फर्म से पृथक होता है, व्हेन अ पार्टनर इज लीव फ्रॉम द फर्म, ही लीव देयर शेयर इन द फर्म, तो वह अपना हिस्सा when a partner leave from the firm, he leave their share in the firm in the favor of remaining partners. जब कोई साझेदार फर्म से अलग होता है, पृथक होता है, तो वह अपना हिस्सा शेष साझेदारों के पक्ष में छोड़कर जाता है। जिसे लाभ अनुपात कहते हैं या नफे का अनुपात कहते हैं, इज कॉल्ड गेनिंग रेशो। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फाइंड, ज्ञात करना। फाइंड, ज्ञात करना। यहाँ लिखो, इट इज़ फाइंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। यह नए साझेदार के प्रवेश पर ज्ञात किया जाता है। कैलकुलेट भी कर सकते हैं, फाइंड या गणना। इट इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। यह नए साझेदार के प्रवेश पर ज्ञात किया जाता है। इट इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर। यह नए साझेदार के प्रवेश के समय ज्ञात किया जाता है या इसकी गणना की जाती है। और ये यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। यह साझेदार की निवृत्ति पर ज्ञात किया जाता है। इट इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। यह साझेदार की निवृत्ति पर ज्ञात किया जाता है। 2। तीसरा, फार्मूला, सूत्र। सबको याद है, 1 नंबर का भी आ सकता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू डैश 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 माइनस डैश डैश डैश। फार्मूला, सूत्र क्या होगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और यहाँ क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। इफेक्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर प्रभाव। अब आप ध्यान रखना, कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब एडमिशन होता है ना, नया साझेदार आता है, तो क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज क्रेडिटेड। जो जितने भी पार्टनर होते हैं, इसमें लिखा हुआ है, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते उनके त्याग अनुपात में क्रेडिट किए जाते हैं। लिख लो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। पुराने साझेदारों के पूंजी खाते त्याग अनुपात में जमा किए जाते हैं। पुराने साझेदारों के पूंजी खाते त्याग अनुपात में जमा किए जाते हैं।
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। पुराने साझेदारों के पूंजी खाते त्याग अनुपात में जमा किए जाते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? विद्यमान साझेदारों के एक्सिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्सिस्टिंग मतलब ब्रैकेट में लिख देना रिमेनिंग पार्टनर्स। एक्सिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड इन गेनिंग रेशो। विद्यमान साझेदारों के पूंजी खाते नफ़े के अनुपात में नामे किए जाते हैं। द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्सिस्टिंग पार्टनर्स मतलब विद्यमान साझेदारों के प्रेजेंट पार्टनर्स इज डेबिटेड इन देयर गेनिंग रेशो। विद्यमान साझेदारों के पूंजी खाते लाभ अनुपात में नाम किए जाते हैं, डेबिट नाम किए जाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। अब देखिए, आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बता ही दिया था। एक छोटी सा अंतर है, रिटायरमेंट के समय रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते हुए उसका नाम दे देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जब साझेदार की निवृत्ति होती है तो लाभानी ये पुनर्मूल्यांकन खाता न बनाते हैं, लाभानी समायोजन खाता बनाया जाता है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा। वही रीवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे प्रॉफिट होगा तो बाय में लिखेंगे, लॉस होगा तो टू में लिखेंगे, टोटल करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। और हमेशा ध्यान रखना, द प्रॉफिट और लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। क्या बोला मैंने? जो लाभानी समायोजन खाते का लाभानी है, लाभ या हानि को सभी साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटते हैं, है ना। प्रवेश के समय क्या करते थे? पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटते थे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। और रिटायरमेंट निवृत्ति में क्या करते हैं? जितने साझेदार हैं सभी साझेदारों में बांटते हैं और उनके पुराने अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हुआ आपका आज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु। उम्मीद करूं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा और अब आप घर पर मेहनत करेंगे तो पूरा। देखिए, थ्योरी ही उद्धार करने वाला है, इसी को अमृत बरसना बोलते हैं। डेली यही रटना शुरू कर दो, मेरी गारंटी डिस्टिंक्शन पूरी क्लास का डी आएगा, डी फॉर डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन किसको बोलते मानो ना? विशेष योग्यता, 100 में से 75 नंबर के ऊपर, 75 प्लस। केवल थ्योरी से भी आप डी ला सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं तो। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता बेटा, मेहनत आपको करना पड़ेगा, डेली करो। लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाओ, दिन भर आपको घर में रहना है, प्रेम से पढ़ाई करो, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं, खाओ पियो और पढ़ो, बस एक ही काम, पढ़ना और आराम करना, खाना पीना, पढ़ना और आराम करना, है ना। कई बच्चों के नाम हमने, जिनकी फ़ीस समय पर जमा नहीं हुई थी, कल की डेट पे मैंने आपके लेक्चर के बाद सब चीज़ वो कर दी हमने, उस पर आपकी डेट डाल दी। अब डेट डालने के बाद वो ऑटोमेटिकली जिसकी डेट पूरी हो गई है वो ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर देता है, रिमूव फ्रॉम बैच, है ना। कई बच्चों को कर दिया है, तो माफ़ कीजिएगा, जैसे ही आपका शुल्क जमा होगा, फीस जमा होगा, पुनः आपको जोड़ लिया जाएगा, है ना। और ये क्लास कितनी इम्पोर्टेंट है वो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे ही अकाउंट्स पूरा होगा, जस्ट उसके बाद आपका बिजनेस और उसके बाद में इको, वो भी 1 डे 1 चैप्टर स्कीम में, और यही सारी चीज़ें आपको पे करेगी एग्ज़ाम में। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।